oil drop experiment. Millikan oil drop experiment. Basically ये charge present on electron को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था. To calculate the charge present on the electron. Charge present on the electron के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. तो बेसिकली तुम ऐसे एक सेटअप समझना कि ये एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी अप्लाइड, और इसके ऊपर से हम लोग मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल हम लोग लेते हैं और ऑयल को हम लोग गिराते हैं इसमें. वो ऑयल बेसिकली इसके अंदर एयर है या कोई गैस है और वो नेगेटिव प्लेट की ओर गिरता है. हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किए हुए रहते. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे को एक प्लेट बनाना पड़ेगा. जैसे मान लो कि कोई एक प्लेट है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं. और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोब होता है जिससे हम लोग एक्सरे भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. एक्सरे भी हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर. और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के ओर ये ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर सकता है. ठीक, देखो तो जब ये ऑयल ड्रॉप जब गिर रहा है तो डेफिनेटली इस पे एयर का या गैस का विस्कोसिटी के कारण इसका वेलोसिटी कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है. जैसे तुम लोग पढ़ोगे फ्लूइड्स में कि अगर एक विस्कस लिक्विड है, मान लो हनी है, बहुत बड़ा कंटेनर में हनी रखा हुआ है और उसमें एक छोटा सा एक बॉल उसको ड्रॉप करो तो जैसे ही वो नीचे जाएगा तो हनी का विस्कोसिटी के कारण उस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर. और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका mg नीचे का और विस्कस फोर्स ऊपर का बराबर हो जाएगा तो वो पार्टिकल हनी के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा with no acceleration because the net force on that particular particle will become zero. तो इसके अंदर एयर का विस्कोसिटी के कारण, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि ये बिल्कुल हनी है, इट इज अ हाईली विस्कस लिक्विड. एक पार्टिकल को अगर आप इसमें छोड़ दिए तो आफ्टर सम टाइम इट विल ट्रैवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. Why it travels with a constant velocity? Because of the viscous force which acts in a upward direction. और इसका mg लग रहा है नीचे, विस्कस फोर्स लग रहा है vf, विस्कस फोर्स लग रहा है ऊपर, नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाता है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव करता है. दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें हम लोग एक्सरे पास करते हैं. व्हाई एक्सरे इज पास्ड? एक्सरे basically charges the gas present inside. जो गैस अंदर जो प्रेजेंट है उसको आयनाइज करता है. एक्सरे हैज अ आयनाइजिंग इफेक्ट. तो हम लोग एक्सरे के साथ एक्सरे ऑन कर दिए तो अंदर में जो भी गैस था वो क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा. वो आयनाइज होता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग कैप्चर्ड बाय द ऑयल ड्रॉप पार्टिकल. ऐसे समझ सकते हैं. बस समझ में आ रहा है? गैस में एनर्जी दोगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. लॉस करने से गैसेस बिकम्स आयनाइज्ड. जैसे हाइड्रोजन गैस में अगर हम लोग कोई एनर्जेटिक रेज अगर पास कर दें, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब चार्ज करता है. जिस गैस से पास करेगा उसको आयनाइज करता है. एक्सरे भी आयनाइज करता है. एक्सरे पास हुआ इस गैस में तो यहां पर जितने भी गैस थे वो आयनाइज हो गए. इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग कैप्चर्ड बाय द ऑयल ड्रॉप. The oil drop also becomes charged. Let the oil drop has a charge Q. Let the oil drop got a charge Q. Fine. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है मान लो. In the absence of electric field,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एब्सेंस है तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, भले उस पर चार्ज Q आ चुका है, लेकिन Q इंटू E नहीं लगेगा, बिकॉज E अभी क्या है, 0 है। तो उस ऑयल ड्रॉप पे दो ही तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो उसका लग रहा है mg नीचे, ऑयल का बिल्कुल फाइन ड्रॉप सोचना, और एक फोर्स उसके ऊपर लग रहा है विस्कस फोर्स। नाउ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इट इज 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नोट करो, यहां तक नोट करो। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, r is the radius of the droplet, and v is the terminal velocity, terminal velocity। कुछ देर के बाद टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। v is the terminal velocity, terminal velocity is basically the constant velocity, कांस्टेंट वेलोसिटी जो अचीव करता है विस्कस फ्लूइड में ड्रॉपलेट, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, या द कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज अचीव्ड आफ्टर सम टाइम, विस्कस फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन राइट 6 पाई ईटा आर v1, लेट v1 रिप्रेजेंट्स द टर्मिनल वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of electric field, let the terminal velocity achieved is v1, तो 6 pi eta r v1 that will be equal to mg। net force जब 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0, फिर भी अगर वो मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। समझ में आ रहा है? अब m क्या होगा, उस ड्रॉपलेट का मास विल बी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी, volume multiplied by the density, volume of that particular droplet will be 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube, ये हो गया वॉल्यूम multiplied by density, density of the oil, volume into density is the mass multiplied by g। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, r तो जरूर निकाल सकते हैं, r ये कटा r स्क्वायर हो गया, पाई और पाई कट गया, 2 times, 2 3 times, so it will become 9 by 2, 18 by 4, that is 9 by 2। so r square, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि r square will be equal to 9 by 2 eta v1, 9 by 2 eta v1 upon डेंसिटी ऑफ द ऑयल इंटू जी, ये सब आएगा। क्लियर है ये चीज? हम लोग बोल सकते हैं रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 by 2 eta v1 अपॉन डेंसिटी ऑफ द ऑयल मल्टीप्लाइड बाई जी। ओके, हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सारा पैरामीटर का हम लोग को वैल्यू पता रहेगा। उसके अंदर जो गैस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन रहेगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल पता है, टर्मिनल वेलोसिटी v1 निकाल लो रेडियस के टर्म में, या रेडियस निकाल लीजिए। ठीक, रेडियस का एक्सप्रेशन निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां तक कॉपी कीजिए आप। उसके बाद क्या किया गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, से इलेक्ट्रिक फील्ड E वाज अप्लाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से हम लोग अप्लाई कर दिए कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्सटर्नल हटा दो, यहीं पे हम लोग चार्ज लगा दिए, ये नहीं है। जैसे ही हम लोग यहां पे V वोल्टेज का दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया। अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने का टेंडेंसी रखेगा, अब ये नीचे जाएगा, टेंडेंसी नहीं रखेगा। तो हम लोग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा देते हैं ताकि ये ड्रॉपलेट का मूवमेंट ऊपर की ओर हो जाता है, और ऊपर की ओर होने के बाद भी वो कुछ समय के बाद टर्मिनल वेलोसिटी ले लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो नेट मूवमेंट is made upward with a terminal velocity say v2,
Now it is moving upward towards the positive plate with a constant velocity v2. V2 will represent the terminal velocity in the presence of electric field. ये बात समझ में आ रहा है? टर्मिनल वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर ये v2 टर्मिनल वेलोसिटी से अगर ऊपर जा रहा है ड्रॉपलेट, तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की ओर. नीचे की ओर कितना लग रहा है? 6 पाई ईटा r v2. और एक फोर्स और लग रहा है, दैट इज mg. और ऊपर की ओर फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, दैट इज qe. अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है नाउ विथ v2, देन द अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. सो वी कैन से qe विल बी इक्वल टू mg प्लस 6 पाई ईटा r v2. और थोड़ा देर पहले हम लोग mg निकाले थे. mg किसके बराबर था? 6 पाई ईटा r v1. यहां लिख सकते हैं हम लोग 6 पाई ईटा r v1 प्लस 6 पाई ईटा r v2. या अल्टीमेटली इट विल बिकम 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2. Therefore q will be equal to 6 pi eta r v1 plus v2 whole divided by Millikan oil drop experiment only proved that the charge value, the q, minimum value of q can be 1.602 into 10 की पावर माइनस 19. इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है. It is the minimum value of the charge which can be present on a particular particle. That is 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. और जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा, it will be an integral multiple of this particular value. बात समझ में आ रहा है? तो Q का मिनिमम वैल्यू कैन बी 1.602 and any particle if charged then the total Q will be n multiplied by 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. दो बात बोला. एक बात बोला कि मिनिमम चार्ज जो हो सकता है किसी भी पार्टिकल पे 1.602 into 10 की पावर माइनस 19. और अगर किसी को चार्ज किया जा रहा है तो उस पे जो टोटल चार्ज आएगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो. इसी फॉर्मूला से उसने चार्ज का वैल्यू निकाला. चार्ज का वैल्यू पता चल जाने के बाद दो पोस्टुलेट दिया. ऑयल ड्रॉप, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, दैट द मिनिमम चार्ज प्रेजेंट कैन बी 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 and the total charge present on any substance will be always in a integral multiple of that E value. और इसी को हम लोग E से रिप्रेजेंट या E से जानते हैं. इसी पे एक सवाल करो. ये डेरिवेशन समझ में आया? सवाल करोगे तो और डेरिवेशन और भी क्लियर होगा. सवाल है, इन अ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द terminal velocity of oil droplet was found to be 1 meter per second in the absence of electric field and 2 meter per second in upward direction in presence of a field of strength 6.75 into 10 की पावर 6 pi volt per meter. If the density of the oil is 1 gram per ml and viscosity
viscosity या coefficient of viscosity of air is 2 into 10 की power -5 Newton s meter square. Calculate पहला radius of oil droplet, and दूसरा the charge on each drop. तो जो मैंने डिराइव किया बस उसको एक सवाल का रूप दे दिया हूं, कोई नया चीज नहीं है. कुछ नहीं, ये जो डेरिवेशन की है उसी को आपको अप्लाई कर रहा है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो टर्मिनल वेलोसिटी वाज 1 मीटर पर सेकंड. पूरा एसआई यूनिट में हम लोग काम कर रहे हैं. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये ऑयल ड्रॉप नीचे जा रहा था. जब ये नीचे जा रहा था तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था 6 पाई ईटा आर V1 and this will be equal to mg for a terminal velocity V1. Okay, 6 pi eta r V1 will be equal to mg. तो यहां से हम लोग रेडियस निकाले थे. रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आया था? 9/2. वो वाला 9/2 eta V1 अपॉन डेंसिटी ऑफ द ऑयल मल्टीप्लाइड बाई g. रेडियस निकल गया. Under root of 9/2 eta value is given, that is 6.75 into 10 की पावर 6 pi divided by density of the oil 1 gram per ml. लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में. So it will become 1 kg per meter cube. 1 ग्राम पर ml या SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg पर मीटर क्यूब. तो 1 ही आएगा यहां पर. 1 मल्टीप्लाइड बाई g का वैल्यू कितना लेंगे? 10. इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रेडियस मिलेगा. रेडियस हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन पे बिठा देंगे. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगा. तो Q निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ, सॉरी ये दिया है ना 2 into 10 की पावर -5. 2 into 10 की पावर -5 ये बिठाएंगे तो हम लोग को रेडियस मिलेगा मीटर में. Q into E is given. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 6.75 into 10 की पावर 6/5. Q into E will be equal to mg plus 6 pi eta r V1 है कि नहीं? और mg के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 6 pi eta r. यहां पर क्या आ जाएगा? V1 plus V2. r पता चल गया. eta गिवन है, V1 V2 गिवन है. हम लोग Q निकालेंगे. ये वैल्यूज ऐसा गिवन है कि जब आप Q यहां से कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली आएगा 1.67. 1602 into 10 की पावर -19. यू विल गेट दिस आंसर. ये आएगा. और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हम दिए हैं ये मिल्टन ऑयल ड्रॉप का ही एक्सपेरिमेंटल डेटा है. इसको हम सवाल का रूप बना दिए. ऐसे निकला था इलेक्ट्रॉन का चार्ज. समझ में आ रहा है? एंड इट विल बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द E value. Total charge will be always an integral multiple of the E value. Like this, the electron charge was calculated. अब देखो, then the mass of electron was calculated very easily. So mass of electron will be the charge found in the oil drop experiment divided by E by m value found in the cathode ray experiment. Yes or no? जब ये दोनों वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर दिए तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? m. और E का वैल्यू कितना निकला था? 1.602 into 10 की पावर -19. और E by m हम लोग निकाले थे 1.76 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर kg. ऐसे ही आया था ना? जब ये डिवाइड करोगे बेटा अल्टीमेटली इट विल बिकम 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वॉज फाउंड. कूलम पर केजी. तो इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड, दैट इज 9.1 into 10 की पावर -31 किलोग्राम.
तो विस्कस फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट पे एक्ट करता है. इट इज बेसिकली अ ड्रैग फोर्स. बहुत हल्का सा, मैंने जैसे मान लो एयर में भी विस्कोसिटी है. अगर कोई रुई जैसा चीज है जिसका मास बहुत कम है, उसको अगर इमेजिन करो, कहीं से हवा नहीं आ रहा, उसको भी इमेजिन करो, तो कुछ देर के बाद उसका भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा. बस समझ में आ रहा है. तो ऑयल ड्रॉपलेट जो हम बनाए थे वो बहुत ही मैग्निफाइड था. वेरी वेरी टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट होता है. Very very tiny oil droplet was created and that was used in the Millikan oil drop experiment. ये दोनों experiment clear है? Okay. The third experiment which was done was by Goldstein. Goldstein perforated cathode ray experiment. गोल्डस्टीन के द्वारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ही जरा सा मॉडिफिकेशन किया उसने, कुछ ज्यादा नहीं किया. सेम कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल, प्रेशर अंदर का 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर, नियर टू वैक्यूम. फिर भी एक गैस तो है अंदर में. और यहां पर जो कैथोड जो उसने इस्तेमाल किया उसमें होल्स बना दिए उसने. सच होल्स मेड इन द कैथोड. दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड कनेक्टेड टू अ बैटरी. Positive terminal, this is a negative terminal. This was anode, this is cathode, and this cathode is called perforated cathode. और पूरे के पूरे इसको जिंक सल्फाइड से क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया. हाई वोल्टेज, यहां से प्रेशर पंप, समझ में आ रहा, सब वही चीज है. वेरी हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया तो नो डाउट उसको एक रे या बीम जाते हुए दिखा कैथोड से एनोड की ओर. So that was cathode ray, right? Simultaneously, he also observed that some of the rays were coming out from the holes of the perforated cathode ray. Perforated cathode के होल से कुछ रेज आपको इस तरफ नजर आते हुए दिखाई दिए. यहां पर भी जिंक सल्फाइड अगर लगाया तो ये भी इल्यूमिनेट हो गया. Opposite side, and it was assumed that it has been originated from where? Originated from anode, and it is moving towards the cathode. Such kind of rays were called canal rays. Such kind of rays were called canal rays. या इसको हम लोग बोलते हैं एनोड रेज. एनोड रेज क्लियर. ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड का इस्तेमाल परफोरेटेड या होल्स वाला कैथोड का इस्तेमाल किया गया तो इल्यूमिनेशन देखे हम लोग अपोजिट साइड ऑफ द कैथोड भी. और ऐसा लगा कि कुछ रेज एनोड से चलकर कैथोड के होल से पास होते हुए इधर टकरा रहे. सच काइंड ऑफ रेज वर कॉल्ड एनोड रेज और सच काइंड ऑफ रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज. तो ठीक है, इसी के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज है, if atom is a neutral species, then along with electron which are negatively charged particle, some positive charged particle also should be present. Some positive charged particle should also be present. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शुड ऑल्सो भी प्रेजेंट. अगर एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज चाहिए, तो प्रूव हो चुका कैथोड रे में. तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज भी प्रेजेंट होने चाहिए. एंड दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज वर टर्म्ड टू बी प्रोटॉन. Proton has a same charge magnitude as electron, but इसका mass was different. जिस तरीके से हम लोग E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, मैग्नेटिक फील्ड लगा के, जो काम यहां किए थे वो काम यहां भी हम कर सकते हैं यार. यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये जो रेस था वो किस तरफ मूव कर गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ, शोइंग दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज. यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगा के जो एक्सप्रेशन जो हम डिराइव किए थे पिछले क्लास में वो करके इसका भी तो E/m निकाला जा सकता है ना. इसका E/m आया, E/m फॉर द प्रोटॉन. एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेना 9.7 समथिंग.
E by m came 9.579 into 10 की पावर 7, 9.579 into 10 की पावर 7 कूलम पर केजी, ये E by m आया। अब देखो, these anode rays या canal rays has happened या created because of the ionization of the gas which were present inside। कैथोड रे, कुछ तो गैस है, भले प्रेशर कम है, लेकिन गैस तो जीरो नहीं है ना। जब कैथोड रे पास किया ना उन गैसों से, तो वो गैस क्या हो गया, आयनाइज हो गया। और वो गैस जब आयनाइज हुए तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज उन पे आया और वो ट्रैवल करने लगे ऑपोजिट साइड में। बात समझ में आ रहा है? वो ट्रैवल करने लगे अपोजिट साइड में। ऑब्वियस सी बात है, देखो तुम थोड़ा सा जानते हो एटम के बारे में। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है ना, वो न्यूक्लियस से बाहर क्यों निकलेगा? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जब पास किया, आयनाइज किया, तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज आयनाइज किया एंड दैट इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज गॉट ट्रैवल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब तुम सोचो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन गैस अगर अंदर हम लेते तो उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो जाता, उसके एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते, तो उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचता। मतलब हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा, इट शुड बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ प्रोटॉन। Yes or no? So basically this E by m was calculated for hydrogen atom. हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके E by m निकाला गया। अगर हम अलग अलग गैस लेंगे, E by m वैल्यू विल चेंज। बात समझ में आ रहा है? तो जब H एटम लिया गया, तो H अगर आयनाइज कर गया है तो वो सिर्फ प्रोटॉन है, इसलिए कंक्लूजन निकाला गया कि दिस वैल्यू इज फॉर प्रोटॉन एंड वी कैन गेट द मास ऑफ द प्रोटॉन। हाउ? बाय E upon E by m कर दे इसका भी। चार्ज उतना ही है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19। E by m कितना निकला? 9.579 इंटू 10 की पावर 7। ये 10 की पावर -27, 1.67, 1.673 इंटू 10 की पावर -27, 1.673 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। रिमेंबर, mass of proton is different as mass of electron, but charge on proton and charge on electron, the magnitude is exactly same, sign is opposite. Electron is negatively charged with -1.602 into 10 की power -19 and proton is positively charged with plus 1.602 into 10 की power -19. E by m changes as the gas inside changes. If the gas used is hydrogen, then we concluded that E by m is for proton only. Clear है ये? Remember, ये तो इलेक्ट्रॉन का मास निकाले थे। Mass of proton is 1837 times मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह भी रिलेशन याद रखना। प्रोटॉन का मास इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपी करो जल्दी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पता किया गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ और प्रोटॉन का भी चार्ज और मास पता किया गया। मास ऑफ प्रोटॉन कैन बी कन्वर्टेड into AMU। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 से, तो AMU बन जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन इज एग्जैक्टली 1.0076 AMU। अगर हम एक AMU में कितना मास होता? 1 AMU इज इक्वल टू 1.667 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम या -27 किलोग्राम। उससे डिवाइड कर देंगे तो AMU में आ जाएगा। If atom is a neutral species, then along with electron negatively charged, some positive charged particle should also be present. Atom अगर न्यूट्रल है
और कैथोड रे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का भी होना जरूरी है, तभी तो न्यूट्रल होगा। ये कंक्लूजन निकला था। Discovery of neutron was made in a radioactivity process। रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस में बेरिलियम न्यूक्लियस B94 को जब हीलियम पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड कराया गया, बेरिलियम न्यूक्लियस पे जब हीलियम पार्टिकल को हम लोग बॉम्बार्डमेंट कराए तो डेफिनेटली ये कार्बन 12 और 6 दिया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन। तो 9 4 13, 4 और 2 6, 4 और 2 6 तो हो गए, 9 4 13, एक और होना चाहिए। तो एक पार्टिकल बाहर आया जिसके पास चार्ज तो 0 था लेकिन मास 1 के बराबर था, एंड दैट न्यूट्रल पार्टिकल वर टर्म्ड न्यूट्रॉन्स, and that neutral particle was termed as neutrons। So neutron are neutral particles, and this experiment was made by Chadwick। Neutrons are neutral particle, mass of neutron is 1.0089, प्रोटॉन से हेवी होता है एक्चुअली। AMU, बट अपने रेडियो एक्टिविटी टॉपिक या न्यूक्लियर केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी हर जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास को हम लोग एक AMU के बराबर मानते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग को एग्जैक्ट मास की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट मास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाकी रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक के अलावा मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, दैट इज 1 AMU। क्या चार्ज इज 0, दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। So electron, proton, neutron, these all subatomic particles were discovered through various experiments। ठीक है, जब सारे ये सब एटॉमिक पार्टिकल मास और चार्ज के साथ पता चल गए तो उसके बाद टेंशन हुआ कि एटम में कैसे अरेंज्ड रहते। ये सब के सब एटम के अंदर है, एटम्स के अंदर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 तरह का पार्टिकल। हाउ दे आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम, एंड दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। समझ में आ रहा? तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का सबसे पहला थियरी कोई बता सकता है? सबसे पहला थियरी प्लम पुडिंग मॉडल, बिल्कुल सही। दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन सेड दैट एटम कुछ इस प्रकार का है कि बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड के अंदर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इस तरीके से अरेंज्ड है। तो प्लम पुडिंग इज बेसिकली अ डेजर्ट, खाया जाता है। पुडिंग के बीच में कहीं कहीं प्लम रहता है। सेम उसी तरीके से प्लम पुडिंग मॉडल वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड। Plum pudding model was first proposed by J.J. Thomson, which says in a cloud of positive charged species, negatively charged particles are distributed। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इस टाइप का मॉडल दिया उसने। लेकिन ये मॉडल फ्लॉप कर गया, नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड आके इसका थियरी को गलत कर दिया।
क्योंकि ये मॉडल और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो इट वॉज अ प्रोपोज्ड थियरी, ये कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया था, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया। वाटरमेलन टाइप का, लाल लाल वाटरमेलन, कहीं कहीं छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक उसमें सीड्स हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको। What was the Rutherford experiment? Rutherford मॉडल, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया इसने। एक्सपेरिमेंट क्या किया? अ वेरी थिन फॉइल ऑफ सिल्वर या गोल्ड लेने पर और उसमें अगर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लें, इसमें अल्फा डीके करने वाला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लें, तो यहां से जो अल्फा रेज निकला, रेडियो एक्टिविटी किया था बेसिकली। ये अल्फा रेज जो निकला वो मैक्सिमम अल्फा रेज फॉइल से बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गया, मैक्सिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 98% सारा का सारा बाहर निकल गया बिना कोई डिविएशन का, इन अ स्ट्रेट लाइन। सम गॉट डिविएटेड, कुछ ऐसे भी निकले, ये लगभग 1% वाले मान लो, ये 99% ही मान लो, मोस्ट ऑफ देम 0.5%, 0.5% डिविएट किया, एंड सम रिकॉइल्ड बैक 0.5%, ऐसे समझ। वेरी फ्यू गॉट डिविएटेड, very few got recoiled back, and most of the alpha ray passed. Then what is the reason behind that? But what is alpha particle? Alpha particle is basically हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक। हीलियम के जब दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, -2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम कैसा दिखेगा? हीलियम के ऊपर 2+ का चार्ज, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया दोनों, तो बच तो सिर्फ न्यूक्लियस गया ना हीलियम के एटम में। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हीलियम बचता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल। This is alpha particle. Alpha particles are positively charged. How much charge? 2 positive charge. It is basically helium nucleus. अब इसको भी अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम ऐसे ही करेंगे ना यार, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, वो तो 2 ही रहेगा, प्रोटॉन तो उसमें 2 था। ये मास नंबर है, मास नंबर का भी इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता। तो कभी कभी अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते हैं, लेकिन दिमाग में ये जरूर रखना है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। It is a helium nucleus. So a positively charged particle got passed directly 99% से भी ज्यादा। क्या थॉम्सन मॉडल बता रहा वैसा? नहीं बता रहा। कहीं ना कहीं तो लटक जाता, फंस जाता, टकरा जाता। 99% कैसे पास कर जाएगा वहां से? कुछ ही रिकॉइल करके वापस आए। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने बोला कि एटम are almost hollow space. एटम्स जो होते हैं वो नियरली हॉलो स्पेस होता है, खाली होता है एटम, पहला चीज। इसलिए 99% निकल गया सीधे। दूसरा बात बोला, एटम्स कंसिस्ट ऑफ a highly dense
particle which is positively charged, एटम के अंदर एक बहुत ही हाई डेंसिटी वाला पार्टिकल है, हाई डेंसिटी वाला है इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल घूम के वापस आ गया कुछ, और वो पॉजिटिवली चार्ज वाला है। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल उसके साथ चिपक जाता। डिविएट भी हुआ है तो रिपल्शन के कारण डिविएट हुआ है, रिपल्शन के कारण वापस भी आया है, टकरा कर वापस आ गया है, मतलब इसका डेंसिटी क्या था, बहुत ज्यादा था, चार्ज। एंड इट वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियस, इट वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियस। Nucleus consists of protons plus neutrons and electrons revolve around the nucleus. तो प्लम पुडिंग गलत है। रदरफोर्ड ने बोला कि atoms are nearly hollow space, somewhere it consists of positively charged particle, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते, very very high density, therefore some of the alpha particle got recalled back, some of the alpha particle got deviated, and most of the alpha particle सीधे passed through, ऐसा सीन बताया। न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे होता है, स्टेशनरी होता है और बहुत ही हाई डेंसिटी होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तुरंत बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है इसके। ये पहला मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा आया। अब देखो एक दो और हम फॉर्मूला बता रहे हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। मान लो ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर था मान ले Z2, एटॉमिक नंबर मतलब इट हैज Z2 नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z2 प्रोटॉन मतलब कि अगर उसको हम E से मल्टीप्लाई कर दे, E इज 1.602 इंटू 10 की पावर -19, तो दिस विल बिकम द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज टोटल ऑन द न्यूक्लियस। लेट अ अल्फा पार्टिकल Z1, अल्फा पार्टिकल भी तो अल्फा न्यूक्लियस ही है हीलियम का, उस न्यूक्लियस में भी Z1 एटॉमिक नंबर है, उसका चार्ज कितना होगा Ze, वो यहां तक आता है स्ट्रेट लाइन से और वो डिविएट कर जाता है कुछ एंगल थीटा से, यहां से यहां तक आता, टकरा के वापस चला जाता है। समझ में आ रहा है? हेड ऑन। ये जो डिस्टेंस हम लिए हैं इट इज b, एंड दिस b इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ number of alpha particles which scattered, which deviated at an angle theta, the number of alpha particle which got deviated at an angle theta is inversely proportional to sin to the power 4 theta by 2। यह रदरफोर्ड का रिजल्ट है, याद रखना है। sin to the power 4 theta by 2, as well as the second result he showed that tan of theta by 2 is equal to, आप लोग पढ़े हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 Q2, अगर दो चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। खैर द सेम K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
CGS में वैल्यू 1, SI में वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, K Q1 Z1E, Q2 Z2E, तो Z1 Z2E स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर B, ये रिलेशन याद रखिएगा, where M is the mass of the alpha particle, V is its velocity, B is the impact parameter. ये रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है, इसके पूरे डेरिवेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये दो रिजल्ट आप डायरेक्ट मेमोराइज कीजिए। और तीसरा चीज जो रदरफोर्ड ने बोला कि R सपोज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, तो R इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट R0 इंटू A की पावर 1/3, वेर A इज मास नंबर। ये तीन रिजल्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। दिस R0 इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15 मीटर, कांस्टेंट का वैल्यू। 10 की पावर माइनस 15 मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 फर्मी। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15 मीटर। ये रिजल्ट कॉपी करो। (1.33 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 15। तो ये तीन रिजल्ट रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा दिया गया है। M इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, है ना। V स्क्वायर, V इज द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और Z1 Z2 तो आपको क्लियर है ही। अब देख एक छोटा सा कैलकुलेशन जिससे आपको फील आ जाएगा कि न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी डेफिनेटली मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है जिसमें N1 प्रोटॉन है और N2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास कितना होगा यार? N1 इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N2 इंटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट वी ऑल टेक प्रोटॉन मास न्यूट्रॉन मास टू बी नियरली सेम एज 1 AMU, therefore it will become N1 plus N2 multiplied by AMU, and number of proton plus number of neutron is always equal to mass number, therefore the mass of the nucleus will be A into AMU। इसीलिए इसको मास नंबर बोला जाता है। The number which gives us the mass of nucleus is called mass number। क्लियर है? तो न्यूक्लियस का मास कितना आ गया? A into AMU। ये ठीक है? ओके, यहां लिख दिए A इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 24 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानेंगे, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई। अब R क्यूब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब, R0 का क्यूब इंटू A, तो R0 का क्यूब इंटू A, एक कट गया। देयरफॉर रदरफोर्ड बोला डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर एवरी एटम आर नियरली सेम। चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी का भी न्यूक्लियस हो, हर एलिमेंट का, एटम का, न्यूक्लियस का डेंसिटी लगभग बराबर होता है। बिल्कुल सही बात बोला है। अब ये वैल्यू हो गया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R0 का होल क्यूब। अगर मैं उसको सेंटीमीटर में लिखूं तो कितना लिखूंगा? -13। 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 13 का होल क्यूब, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
39 माइनस साइन के साथ, और ये 39 जब ऊपर जाएगा प्लस साइन के साथ, तो यहां कितना बचेगा? प्लस 15 बचेगा ना। माने जो भी तुम कैलकुलेट करोगे नियर अबाउट जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सोच तो क्या वैल्यू है ये। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब न्यूक्लियस मिल जाए तो उसका मास 10 टू द पावर 15 ग्राम होगा। सो सच अ हाई डेंसिटी न्यूक्लियस पॉजेस दैट पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। पूरे एटम का मास कहां कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग काउंट नहीं करते एटम का मास कैलकुलेट करने में। एटम का मास इज द न्यूक्लियस का मास। समझ में आ रहा है? एटम का मास इज द न्यूक्लियस का मास। तो रदरफोर्ड ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया था। तब फिर हिस्ट्री में एक आदमी एंट्री मारता है और आकर बोलता है कि रदरफोर्ड का मॉडल गलत है या अधूरा है, जो भी है। ये आकर बोला कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेलियन classical electromagnetic theory, any charged particle when moves in electric field, it loses energy continuously. बिल्कुल सही बात पकड़ा इसने कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से अगर मूव कर रहा है ना, तो वो अपना एनर्जी कॉन्टिन्यूस लूज करता है और अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि एटम अगर न्यूक्लियस के चारों ओर अगर घूम रहा है विथ वेलोसिटी v, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस तो चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी भी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली घटनी चाहिए और एनर्जी घटते 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 अल्टीमेटली इट शुड कोलैप्स विद द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इस ड्रॉबैक के कारण रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। रदरफोर्ड मॉडल डेंसिटी के बारे में बताया, रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस होता है बताया, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है ये बताया। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे थियरी डेवलप करता है। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर दैट रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एंड इट शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ, it should follow a spiral path and it should collapse with the nucleus. Electron should follow spiral path and collapse with nucleus, but it never happens. Therefore, Rutherford model was not accepted.